Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा जनाब. So okay, next we have to discuss the metabolic rate. अच्छा, metabolism क्या होता है आप सबको पता है जी. It is the sum total of all the anabolic and catabolic reactions taking place in a living organism. Metabolic rate, therefore, it is the rate at which your body burns calories या your body consumes calories. ठीक है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं बहुत बार. अच्छा, दो टर्म्स हम यूज करते हैं. One is basal metabolic rate and the other is resting metabolic rate. वैसे हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये है कि बेटे अटेंडेंस का प्लीज देयर इज नो नीड टू मैसेज मी इंडिविजुअली. मैं देख लेता हूँ जो भी ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, मैं सामने आ रहा होता है, मैं आई विल मार्क अगर आपसे मिस हो जाएगी. ठीक है. सो मैं कह रहा था कि हम कर सकते हैं इंटरचेंजेबली भी यूज. अच्छा, सो लेकिन इन द स्ट्रिक्टर सेंस दोनों के अंदर देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. और वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ. बीएमआर, जब हम बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करते हैं तो बेसिकली दैट इज द रेट एट व्हिच यू बर्न कैलोरीज फॉर द मोस्ट एसेंशियल बॉडी फंक्शन. जैसे ब्रीदिंग आपकी चल रही है और सर्कुलेशन चल रही है, और ये वो वाला रेट है जब आप उस वक्त करते हैं जब आप सो रहे हैं. ये बीएमआर व्हेन यू आर स्लीप. आरएमआर की जब हम बात करते हैं तो दैट इज मेजर्ड व्हेन अ पर्सन इज अवेक और नॉन फास्टिंग स्टेट के अंदर होता है. हाँ, बीएमआर में ये भी होता है कि आप 12 आवर्स की फास्टिंग होती है और फिर आप इसको करते हैं कैलकुलेट. तो यानी इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि आरएमआर को मेजर करने का क्राइटेरिया जो है वो लेस स्ट्रिक्ट है और बीएमआर को मेजर करने का जो क्राइटेरिया वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है. बॉडी बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट पे हो, यानी कि आप सोए हुए हों और आपकी फास्टिंग स्टेट हो. आरएमआर में ये होता है कि नॉन फास्टिंग स्टेट होती है और आप वैसे रेस्ट पे होते हैं लेकिन सो नहीं रहे होते, यू आर अवेक. ठीक है. तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है. आपको पता है बीएमआर या आरएमआर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है. हैरिस बेनेडिक्ट आप सबसे ज्यादा करते हो यूज, मिफ्लिन एंड ज्योर होती हैं, अमेरिकन इक्वेशंस भी हैं. क्या उनका नाम है? अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस. यस, वो उनकी इक्वेशंस हम यूज करते हैं. तो बहुत सारी डिफरेंट तरह की इक्वेशंस भी हैं. अच्छा, जब क्लिनिकल सेटिंग्स में हम होते हैं तो हमारे पास नॉर्मली इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी हाइट, एज, वेट, ये चीजें इक्वेशंस में पुट करके हम कैलकुलेट करें. तो हम उसको फिर रॉ मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं, विच इज वेरी वेरी सिंपल. आपने पेशेंट का पाउंड्स में वेट लेना है और अगर फीमेल है तो उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर मेल है तो उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 70 kg की आपके पास एक है फीमेल जिसको आपने बीएमआर उसका कैलकुलेट करना है क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर मैं बात करूं तो 70 into 11 770 आपका बन जाएगा. 70 पाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी बच्ची की, नॉट एन अडल्ट. ठीक है. अगर अच्छा, हमारे पास नॉर्मली होता है कि हम किलोग्राम्स में ज्यादातर हमारे पास हम डील करते हैं. तो उसके अंदर ये है कि लेट से कि अगर आपके पास किलोस के अंदर वेट है तो फिर आपने ये करना है कि उस किलोस को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देना, जो सेम ही बेसिकली बन जाएगा. ठीक है. टू गिव यू अनदर एग्जांपल, लेट से 80 किलोस का अगर आपके पास आया है मेल. ठीक है. तो आपने 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया विच इज ऑब्वियसली 160 और उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. तो दैट बिकम्स 1920. ये उस मेल का बेसल मेटाबॉलिक रेट. ठीक है. इतनी कैलोरीज उसको बेसिक फंक्शंस के लिए चाहिए. या इसी तरह अगर फीमेल का जो बॉडी वेट है वो किलोस के अंदर या चलो पाउंड्स की एक एग्जाम्पल था, तो पाउंड्स के अंदर अगर एक फीमेल का बॉडी वेट है हमारे पास आ गया 120, तो आपने जस्ट उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देना. 120 into 11 becomes 1320. तो ये उस फीमेल का जिसका 120 पाउंड्स में बॉडी वेट है, उस फीमेल का जो बीएमआर है वो 1320 बन जाएगा. ठीक है. इट्स वेरी सिंपल. अच्छा, आरएमआर आपका हाई या लो कब होता है, कैसे होता है? दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर तो ये है आपका आरएमआर के लिए कि सबसे पहले आपका जो बॉडी वेट है,
जो बेटा आपका बॉडी वेट है वो जितना ज्यादा होगा उतना आपका आरएमआर ज्यादा होगा। क्यों? उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि आपका बॉडी वेट जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा कैलोरीज आपको चाहिए बेसिक फंक्शंस को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि आपका आरएमआर बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, जितना बॉडी वेट ज्यादा है उतना आपका आरएमआर ज्यादा है। दूसरी चीज है आपका अमाउंट ऑफ फैट फ्री मैस। ठीक है, यानी आपके मसल्स या बोन्स या वाइटल ऑर्गन्स, वो क्या मैस है आपकी बॉडी में। ठीक है, जितना आपका फैट फ्री मैस ज्यादा होगा उतना आपका आरएमआर ज्यादा होगा। ठीक है, जितना फैट फ्री मैस ज्यादा है उतना आपका आरएमआर ज्यादा है। ठीक है, थर्ड जीन्स, आपका जेनेटिक मेकअप। आपका जीन्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ लोग का नेचुरली जो जेनेटिक मेकअप है वो उनको इनेबल करता है विद मोर एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो उसके अंदर भी आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, दो बातों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। अभी पिछले भी सेशन में किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी वन थिंग इज मेटाबॉलिक रेट, वन थिंग इज आरएमआर या बीएमआर। तो लेट्स से ओके 100 केजी का एक बंदा है आपके पास, दो बंदे हैं 100 केजी के। पहला इनका बीएमआर क्या होगा? दोनों का बीएमआर सेम होगा। 100 केजी का अगर एक दो बंदे हैं आपके पास, तो 100 केजी आप अगर रूल ऑफ थंब से जाओ तो 100 इंटू 2 कर दो, दैट इज 200। 200 को आप मल्टीप्लाई कर दो 12 से। ठीक है, 200 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो यू विल गेट 2400। ठीक है, तो 2400 बीएमआर है। अच्छा, दोनों के लिए सेम है। पहला बंदा है 100 केजी का, दूसरा बंदा है 100 केजी का, कोई और तीसरा बंदा, सबका 2400 ही आएगा। अच्छा, एक चीज है मेटाबॉलिक रेट, वो किसका ज्यादा होगा? वो उसका ज्यादा होगा जिसका लीन टिश्यू ज्यादा है, जिसका प्रोटीन मसल मैस ज्यादा है, उसका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो अब अगर लेट से पहले जो 100 केजी वाला बंदा है उसका मसल मैस ज्यादा है तो उसका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा। ठीक है, और दूसरे बंदे का अगर फैट ज्यादा है तो उसका मेटाबॉलिक रेट कम होगा। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी। कैन डाइटिंग स्लो डाउन माय आरएमआर? मैंने आपको बहुत बार बेटे बताया, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि जब आप डाइट करते हो तो आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है और आपकी बहुत ज्यादा एफिशिएंटली कंजर्व करती है आपको आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो चाहे वो फैट्स हो। तो इन दैट केस आपका मेटाबॉलिक रेट डेफिनेटली स्लो डाउन हो जाता है और आपका वेट लॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाता है विद टाइम। हाउ कैन आई इंक्रीज माई मेटाबॉलिक रेट? मेरा ख्याल है सारी दुनिया का ये $1,000,000 क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। पहली चीज तो ये एक्सरसाइज में आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटीज वन थिंग जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट जेन्युइनली इंक्रीज हो सकता है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी का, जितनी ज्यादा ड्यूरेशन का आपका वर्कआउट होगा उतना ज्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये चीज को आपने अपने माइंड में रखना है। दूसरी चीज ऐड मसल। आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो डिपेंड करता है आपके मसल के ऊपर भी। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपका लीन टिश्यू ज्यादा है, मसल ज्यादा है आपकी बॉडी में, तो आपकी जो आरएमआर है, जो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड है आपका ईटिंग स्मॉलर फ्रीक्वेंट मील्स थ्रू आउट द डे। यानी अगर आप एक दिन में, एक बंदा जीन जेनेटिक मेकअप सेम है, बॉडी वेट सेम है, एक बंदा 3 बार खाना खाता है दिन में और दूसरा बंदा 6 बार स्मॉलर फ्रीक्वेंट मील्स खाता है, तो किसका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा? जो स्मॉलर फ्रीक्वेंट मील्स। ठीक है, ये है। फिर गेट एनफ प्रोटीन। ऑब्वियसली हम जब लीन टिश्यू की बात करें तो लीन टिश्यू ज्यादा होने से मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट मींस कि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, तो आपका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा। ईट अ गुड ब्रेकफास्ट। हाँ, ये भी स्टडीज ने बहुत ज्यादा शो किया है कि जो लोग ब्रेकफास्ट अच्छा करते हैं, अच्छी क्वालिटी का करते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू दोज हु स्किप देयर ब्रेकफास्ट। गो फॉर अ वॉक आफ्टर अ मील। अच्छा, ये आफ्टर अ मील वाली वॉक वो डाइजेशन वाली वॉक, ये वो फिजिकल एक्टिविटी वाली वॉक नहीं है। ये स्ट्रॉल हो सकते हैं नॉर्मल, जिसको हम उर्दू में चहलकदमी कहते हैं कि जी खाना हजम करने के लिए जो आप नॉर्मल वॉक करते हैं वो। एंड लास्ट, चेक पोर्शन साइज। आपके पोर्शन साइज अगर रिड्यूस्ड होंगे, मॉडरेशन में आप कंज्यूम कर रहे होंगे, तो आपका जाहिर है मेटाबॉलिक रेट बेटर होगा, बजाय इसके कि आप बॉडी को हर वक्त
बल्क के अंदर खाना दे रहे हैं। अच्छा जी, व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज फॉर फैट लॉस? अच्छा, पहली चीज तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जब भी आप वेट लॉस करते हैं तो उसके अंदर आपका फैट लॉस भी होता है और मसल लॉस भी होता है। बल्कि अगर आपका थोड़ा सा सिवियर साइड पे कैलोरिक रिडक्शन चली जाती है तो आपका वेट लॉस का 50% मसल से हो सकता है, विच इज अ बिग नंबर। डेफिनेटली नो वन वांट्स कि उसका वेट लॉस का 50% मसल से हो रहा हो, ठीक है। तो उसके अंदर व्हाट इज द ट्रिक? उसके अंदर ट्रिक ये है कि आप अपनी वेट ट्रेनिंग या जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है उसको जरूर इंक्लूड करें अपनी वर्कआउट के अंदर। और उसकी दो रीजन है। पहली रीजन तो ये कि आपका जो पोस्ट एक्सरसाइज जो आरएमआर होता है वो फैट ऑक्सीडेशन की वजह से इंक्रीज कर जाता है तकरीबन 15 घंटे जो पोस्ट एक्सरसाइज होते हैं। दूसरी चीज ये कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो आपके मसल्स को एक स्टिमुलस मिलता है आपकी लीन को रिजर्व करने के लिए, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट एल्स और क्या है यहाँ पे? अच्छा, तीसरा जनाब वो ये कह रहे हैं कि जब आप करते हैं एक्सरसाइज, बेसिकली होता है कि आपका जो ईपॉक का 60% है वो आपके मसल से आ रहा होता है, ठीक है। ईपॉक बेसिकली क्या होता है? ईपॉक हमारे पास होता है एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, जिसको आफ्टर बर्न इफेक्ट भी कहते हैं। ईपॉक मैंने क्या बताया क्या होता है? एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, यानी ईपॉक आपका जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है कि आपकी फैट की उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रही है। दिस इज गुड, ठीक है। तो मसल्स जो है वो आपकी तकरीबन 60% होता है ईपॉक का, तो जितना ज्यादा मसल आपका ज्यादा है उतना ज्यादा ईपॉक आपका ज्यादा होगा, विच इज गुड ना, आपके लिए अच्छा है कि नहीं उतना ज्यादा फैट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, आपका फैट बर्न हो रहा होगा, फैट यूटिलाइज हो रहा होगा। कैन एरोबिक एक्सरसाइज स्पीड अप फैट लॉस? अच्छा, एरोबिक एक्सरसाइज डेफिनेटली आपका फैट लॉस में हेल्प करती है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज के ऊपर रिलाई नहीं करना फैट लॉस के लिए। क्यों? उसकी रीजन क्या? उसकी रीजन ये है कि जनाब एरोबिक एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपका फैट लॉस के साथ मसल टिश्यू भी लूज होने के चांसेस 40% तक हो रहा होता है। तो आपने ये करना है कि एरोबिक एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी वेट या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को भी ऐड करना है, सो दैट आपकी मसल को स्टिमुलस मिल सके, मसल प्रोटीन को रिटेन करना, मसल को रिटेन करने का, ठीक है। तो जब भी आप फैट लॉस जर्नी पे हो, ये गलती बहुत लोग करते हैं, तो वो सिर्फ ये करते हैं कि रोजाना जस्ट एरोबिक्स ही करते हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो जस्ट ब्रिस्क वॉक ही कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपका 40% तक मसल लॉस भी हो सकता है। तो आपने ये करना है कि एरोबिक्स के साथ आपने कोई ना कोई वेट ट्रेनिंग भी करनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर मंडे को किया ब्रिस्क वॉक, तो ट्यूसडे को आप अपर बॉडी वेट ट्रेनिंग कर लो, चेस्ट कर लो, बैक कर लो। वेडनेसडे को आप लोअर बॉडी वेट ट्रेनिंग कर लो, लेग्स कर सकते हो आप। अच्छा, थर्सडे को आप फिर वापस एरोबिक कर लो, ब्रिस्क वॉक कर लो। फ्राइडे को आप फिर अपर बॉडी वेट में लेट से शोल्डर्स और आर्म्स कर लिए। सैटरडे को आप फिर लोअर बॉडी वेट ट्रेनिंग पे आ गए, आपने एब्डोमिनल्स कर लिए। संडे को आप ऑफ ले लो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इज एक्चुअली इफेक्टिव रादर देन कि आप एक ही तरह का करते रहो। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इज हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स बेटर देन लो इंटेंसिटी? अच्छा, नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि लो इंटेंसिटी लॉन्ग ड्यूरेशन का जो एरोबिक्स हैं वो ज्यादा बेटर हैं कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स। दिस इज रॉन्ग। होता ये है, बेसिकली रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि जो हाई इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज हैं वो फैट को ज्यादा इफेक्टिवली बर्न भी करती हैं और आपका मेटाबॉलिक रेट को भी ज्यादा अच्छे से स्पीड अप करती हैं, ठीक है। सो जो एक्चुअली मैटर करती है चीज वो ये है कि पर यूनिट टाइम आप कितनी कैलोरीज बर्न या कितनी कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। जितनी कैलोरीज आप ज्यादा यूटिलाइज करोगे उतना फैट को आप ज्यादा ब्रेक डाउन कर रहे होगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉक जब आप करते हो 60 मिनट्स के लिए, तो वो तकरीबन 270 कैलोरीज बर्न करता है आपका, जिसमें से 160 कैलोरीज फैट से आती है। मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप वॉक करते हो 1 घंटे के लिए तो आपकी तकरीबन 270 कैलोरीज बर्न होती है और उसमें से 160 कैलोरीज फैट से आती है। जब आप रनिंग करते हो 1 घंटे के ही लिए तो आपकी 680 कैलोरीज आप यूटिलाइज करते हो और उसमें से 270 कैलोरीज फैट से आती है, ठीक है। तो यानी कि हाई इंटेंसिटी जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो फैट लॉस ज्यादा होता है, टाइम पीरियड सेम होने के बावजूद।
ठीक है, मैंने क्या एग्जांपल दी, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि एक बंदा अगर 1 घंटे तक वॉक करता है तो वो 270 कैलोरीज कंज्यूम करता है, जिसमें से 160 कैलोरीज फैट से आती हैं। और एक और बंदा जो 1 घंटे तक रनिंग करता है, जो एक हाई इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज है, वो 680 कैलोरीज कंज्यूम करता है, और उसमें से 270 कैलोरीज उसकी फैट में से, व्हिच इज समथिंग वेरी गुड। ठीक है। और जनाब लास्ट जो इस चैप्टर में भी आपके पास नोट्स में नहीं होगा, बट कमर्शियल वेट लॉस डाइट्स एंड कमर्शियल वेट लॉस प्रोसीजर्स, इसको मैं कोई ऐसी डिटेल से पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि बहुत बार मैं इस चीज के ऊपर क्लास में भी बात करता हूँ। इस चैप्टर के अंदर भी हमने ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि जो भी कमर्शियल वेट लॉस डाइट्स हैं, चाहे वो कीटो है या लो कार्ब है या और भी इस तरह की बहुत सारी डाइट्स हैं, हर कुछ अर्से बाद डाइट्स के नाम चेंज हो जाते हैं। बल्कि अभी मेरी इंफॉर्मेशन में पिछले कुछ दिन पहले भी मुझे अभी पता चला कि एक और डाइट आई है C9 के नाम से, क्लीन 9 के नाम से डाइट है, जिसके अंदर आपको वो डिटॉक्स वाटर और एलोवेरा और कुछ मेडिकेशंस भी हैं हर्बल, उनके साथ वो कह रहे हैं कि जी आपकी बॉडी जनाब क्लीन्स हो जाएगी, और क्लीन्स होकर आपका वेट लॉस होगा बहुत सारा। तो अगेन फैट डाइट कंप्लीटली, तो ये हर कुछ अरसे बाद नई नई फैट डाइट्स आती रहती हैं। तो अगेन दीज आर ऑफ नो यूज लॉन्ग टर्म में। बहुत बार जितना भी मैं कहूँ उतना कम है कि इनके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बहुत सारे, और जैसे ही आप छोड़ते हैं तो आपका रीगेन हो जाता है, तो कोई बेनिफिट नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। बल्कि क्लीन 9 डाइट का मैं देख रहा था, कोई बल्कि मुझे किसी स्टूडेंट ने भी पिछले क्लास में बताया कि ये प्रॉब्ली 9 डेज का जो प्लान है ये 19,000 का मिल रहा है पाकिस्तान में। सी तो it's a lot of money. Actually these are all businesses which are operating and which are getting benefit out of these at the end of the day. ठीक है जी। So this brings us to the end of this particular chapter, weight loss for athletes. Next इंशाल्लाह ताला हमने करना है weight gain for athletes, और ऑब्वियसली उसको हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। आगे मैं देख रहा था, आप लोगों का फीमेल एथलीट है चैप्टर, ठीक है, वो तो जरूर मैंने इंशाल्लाह कराना है। यंग एथलीट एंड वेजिटेरियन एथलीट, अच्छा 2-3 चैप्टर्स तो लाजमी हमने करने हैं। ठीक है, अब बेटे डिपेंड करता है आप लोग का एग्जाम कब से होता है। पहले जो स्केड्यूल था वो तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में था, अब जाहिर सिचुएशन सिनेरियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है इस वक्त। तो लेट्स सी आपका किस तरह से प्लान होता है एग्जाम वगैरह, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करेंगे कि कितने चैप्टर्स होने और क्या होना है। अभी मिड का भी क्लियर नहीं है, होना नहीं होना, सो आई कांट रियली से। मैं इसलिए कि ये बात करूँ कि मुझसे कुछ लोग पूछे थे कि जी कोर्स आपका बहुत ज़्यादा है तो कोर्स का क्या होगा, वो फिर हम देख लेंगे उस वक्त, जो जितना अप्रोप्रिएट हुआ उसको हम ऐड करेंगे अपने फाइनल्स के अंदर। ठीक है जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उनसे कर ले। ठीक है, मैं लगा देता हूँ अटेंडेंस जो भी है। कोई क्वेश्चन है बेटे तो यू हैव 5 मिनट्स, क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। जी क्वेश्चंस, मैंने बता वेट गेन स्टार्ट करा देना नेक्स्ट चैप्टर। ओके, मैं मीनवाइल आपकी अटेंडेंस भी साथ में मार्क कर लूँ। कहाँ गई जनाब अटेंडेंस? ओके अटेंडेंस, ओके जनाब, मैं अटेंडेंस लेने को मुझे जरा आप लोगों ने बताते जाना है। अंजिला नहीं है आज, नहीं है। आयशा नवाज भी नहीं है। अच्छा जी, और ठीक है बेटे, मैं देख रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ।
ठीक है, अच्छा सही है, मैं देख रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, और किसने नहीं लगाई? रबिया तो है यहाँ पे ऑनलाइन, मुझे नजर आ रही है रबिया अहमद। अच्छा जी, साबिर नहीं है भाई। सुहेब की लगा दी है, ठीक है। तूबा भी नहीं है आज, तूबा अफनान भी नहीं है, उल्फत भी नहीं नजर आ रही मुझे। अच्छा ओके ओके, मैं उल्फत आ गई, ठीक है। उल्फत उल्फत उल्फत, ये लग गई बेटे। अच्छा जनाब, ठीक हो गया, चलो ठीक है जी। सो ओके, अटेंडेंस भी मार्क होगी, ठीक है। क्विज का मैंने बता दिया था, होपफुली आप लोग को पता चल गया होगा। नेक्स्ट कब है? वेडनेसडे को आई थिंक 13th बनती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स वाला चैप्टर है, उसी तरह से यू वुड हैव 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 5 ट्रू फॉल्स। सो यूनिवर्सिटी लाइफ हैज नॉट बीन इजियर देन दिस आई बिलीव, वरना मेरे क्विज का आप लोग को अंदाजा है कैसा होता था, ठीक है। सो इट्स अ स्मूथ सेल फॉर यू, है ना? क्या ख्याल है? अच्छा जी, ठीक है बेटे, दैट्स इट। आज के लिए हमने यही करना था डिस्कस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे वेट गेन फॉर एथलीट्स, और चलो उसके बाद मैं सोच रहा था कि वो जो आपको मील प्लान्स करवाने हैं उसको मैं कब रखूं? टॉप रनर ने हर भी कमाल कर दिया, मैं नहीं समझा बेटे आपका बात। फिर कमाल कर दिया, टॉप रनर कौन है? मुझे नहीं समझ आई बेटा आपकी बात। सर क्विज वाला जो आपने टॉप रनर दिया था, वो हमने सिर्फ रनर पे फोकस किया और हमने कहा कि टॉप रनर्स तो एंड्योरेंस वाले होते हैं, तो उनको फास्ट ट्विच मसल से क्या स्लो ट्विच होगा उसमें। अच्छा ठीक है, सही है। इसलिए देख, सर हम आपको कहना चाह रहे हैं इजी अभी भी नहीं है। इधर भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है बेटे, सही है। इंशाल्लाह ताला हम फिर वेडनेसडे को मिलेंगे, और अंटिल देन टेक केयर। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे से इंशाल्लाह, ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज।